जय हिंद मेरे प्रिय दर्शकों। मैंने पिछले दिनों बताया था द लिविंग वर्ल्ड टॉपिक। आज हम बात करते हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग थिंग्स। डाइवर्सिटी इन लिविंग थिंग्स हमने यहाँ पर लिखा है बायोडाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। ओके, कोई अंतर नहीं है, बात एक ही है। ठीक है, तो हमें समझना बायोडाइवर्सिटी, सबसे पहले समझना है कि बायोडाइवर्सिटी आखिर क्या होता है। मैंने पिछले दिनों बताया था, पिछले क्लासेस में मैंने बताया था बायोडाइवर्सिटी को हम लोग माइनर स्केल पे हम लोग क्या करते, स्टडी करते हैं, है ना, डाइवर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म को। लेकिन आपको डाइवर्सिटी को काफी लार्ज स्केल में हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई भी डाइवर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म का आपका स्केल अगर मेजर फॉर्म में हो तो उसे डाइवर्सिटी कहते हैं, लेकिन वही अगर माइनर फॉर्म में हो तो उसे क्या कहेंगे, पूरी अच्छी तरीके से समझना है कि उसे क्या कहेंगे, बायोडाइवर्सिटी के नाम से जानेंगे। ठीक है, कहा जाता है कि बायोडाइवर्सिटी इतना, अगर कोई माइनर है तो उसमें बहुत सारे प्लांट और अलग अलग प्रकार के एनिमल्स को देखने को मिलते हैं ना। जैसे अगर कोई भी पार्टिकुलर एरिया है आपका है, वहां पर देखिए डिफरेंट तरीके के आपको प्लांट देखने को मिलेंगे, है ना, अलग अलग वेराइटी ऑफ प्लांट देखने को मिलेंगे, अलग अलग तरीके के एनिमल्स देखने को मिलेंगे। तो अब हमें जानना है, सबसे पहला जो पॉइंट दिया हुआ है कि आपको अकॉर्डिंग टू करंट एस्टिमेशन, जो वर्तमान का जो आपको देखा जाए, है ना, तो वर्तमान अनुमान के अनुसार आपको कितने स्पीसीज है जो डाटा आपको दिया हुआ है, तो कितने स्पीसीज किस चीज का डाटा दिया, पहले ये तो समझिए। यहाँ पर नंबर ऑफ प्लांट एंड नंबर ऑफ एनिमल्स डाइवर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म का नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर ये दिया हुआ है कि इतना ऑर्गेनिज्म है, यानी कि 1.7 to 1.8 मिलियंस है, जिसको इजिली तरीके से अभी तक स्टिल उसको मतलब कि साइंटिफिक नेम दिया गया है और क्लासिफाई किया गया। ठीक है, तो जितने भी ऑर्गेनिज्म है 1.7, जितने भी आपको बायोडाइवर्सिटी में ऑर्गेनिज्म है, उसमें से लगभग 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज जो है, जो अब तक आपको नोमेनक्लेचर्ड हो चुके हैं और क्लासिफिकेशन हो चुके हैं, है ना, यानी कि क्लासिफाइड और नेमिंग उनका हो चुका है। तो इस तरीके से हमें ये समझाया जा रहा है। ठीक है, तो हमें कंसेप्ट समझना है। नेक्स्ट है कि हमें आखिर क्लासिफिकेशन का नीड ही आखिर क्यों पड़ा, है ना। तो क्लासिफिकेशन का नीड हमें इसलिए पड़ता है, बहुत सारे कारणों के कारण क्या होता है, हमें आपको क्लासिफिकेशन का नीड पड़ता है। जैसे बहुत ज्यादा नंबर में आपको क्या है, कोई ऑर्गेनिज्म है ना, यानी कि देखिए बहुत ज्यादा नंबर में कोई ऑर्गेनिज्म है जिसको हम लोग किस फॉर्म में, कैटेगरीज या तो रैंक या तो टैक्सॉन के रूप में किसी ना किसी फॉर्म में हम लोग उसको दर्शा देते हैं, है ना, उसके क्राइटेरिया को समझ करके। लेकिन जैसे कि आइडेंटिफिकेशन करके हम लोग दर्शा देते हैं, लेकिन उसको दर्शाने के बाद हमें क्यों अब क्लासिफाई का नीड होता है, क्यों क्लासिफिकेशन का नीड होता है ना, क्योंकि हमें उसका नाम, उसको याद रखने में, उसको आगे स्टडी करने में, उसको इजली तरीके से डिस्कस करने में कोई कठिनाइयां नहीं हो, हमें कोई परेशानी नहीं हो, कोई त्रुटियां नहीं हो। हमेशा उसका नाम, हमेशा उसको याद रख, अच्छी तरीके से, इजली तरीके से याद रखे, उसको हम लोग आगे अध्ययन कर सके कहीं पे। इसीलिए आपको क्या होता है कि बायोडाइवर्सिटी में जितने भी डिफरेंट फॉर्म्स और डाइवर्स स्पीसीज होते हैं, इसीलिए उनके जो भी है उनको क्या करना नीड्स होता है, उनको क्लासिफिकेशंस करना अत्यंत नीड्स होता है, यानी कि उसको क्लासिफिकेशन करना बहुत ही जरूरी है ना। तो साइंटिस्ट के लिए अगर कहा जाए, साइंटिफिक मेथड लगा करके साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, उसको क्लासिफाई करते हैं, नेमिंग करते हैं। क्यों करते हैं, ताकि उनके लिए काफी सिंपल हो, सिस्टमैटिक्स हो, है ना, तो इस तरीके से उनके लिए स्टेबल हो। इसलिए वो क्या करते हैं, आपको नोमेनक्लेचर करते हैं ऑर्गेनिज्म का, है ना, यानी कि नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म आपको परफॉर्म करते हैं, क्लासिफाई ऑफ ऑर्गेनिज्म करते हैं, टू क्लासिफाई ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो इस तरीके से हमने समझा नीड्स ऑफ क्लासिफिकेशन। अब हम आगे जो पढ़ते हैं, आगे जो हमारा है नीड्स ऑफ क्लासिफिकेशन के बाद हमें तुरंत पढ़नी पड़ती है टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स, है ना। टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स आपको मैंने यहाँ पर लिखा है, टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स, है ना। टैक्सोनॉमी क्या है और सिस्टमैटिक्स क्या है, तो उससे पहले हम लोग टैक्सोनॉमी समझेंगे। टैक्सोनॉमी के टर्म किसने दिया, टैक्सोनॉमी का जो टर्म है, यानी कि टैक्सोनॉमी के बारे में सबसे पहले किसने
आपको प्रपोज किया, है ना, किसने बताया? तो टैक्सोनॉमी के बारे में सबसे पहले एपी कैंडोल ने बताया। किन्होंने बताया? कैंडोल ने बताया। कैंडोल का पूरा नाम था एपी कैंडोल। लेकिन एपी का फुल फॉर्म भी क्या होता है? अगस्तियन पैरामस डी कैंडोल। अगस्तियन पैरामस इस तरीके से लिखा था, ध्यान देंगे, अगस्टियन AUGUS, अगस्तियन पैरामस, यानी कि इनका जो फुल फॉर्म है अगस्तियन पैरामस डी कैंडोल है। नेक्स्ट है टैक्सोनॉमी। अब टैक्सोनॉमी आखिर क्या होता है ना, जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का क्या क्या चीज का स्टडी करना पड़ता है, जैसे प्रिंसिपल और प्रोसीड्यूर, है ना। पहले ध्यान देना है कि जिसमें हम लोग किस चीज का स्टडी करते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसको आइडेंटिफिकेशन के बाद हम लोग उसको क्लासिफिकेशन करते हैं, तो उस क्लासिफिकेशन के प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांत होता है ना, यानी क्लासिफिकेशन में उपयुक्त होने वाले जितने भी सिद्धांत है आपको, है ना, या उसके बाद जैसे कि सिद्धांत ही से जरूरी नहीं है कि हम लोग टैक्सोनॉमी तक पहुंच जाएंगे। हम लोग उसको सिद्धांत है उसको फॉलो करेंगे और उसके हम लोग किस तरीके से वो वर्क करता है, यानी कि उसका मैकेनिज्म क्या है, उसको हम लोग समझेंगे। यानी कि मैकेनिज्म को हम लोग क्या करते हैं? प्रोसीड्यूर करते हैं। क्या करते हैं? प्रोसीड्यूर। तो हम लोग कह सकते हैं व्हाट इज टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या है? बायोलॉजी का एक ब्रांच है जिसमें क्या किया जाता है, किसका डील्स किया जाता है? प्रिंसिपल एंड प्रोसीड्यूर ऑफ क्लासिफिकेशन। तो हमें इजीली तरीके से कह सकते हैं व्हाट इज टैक्सोनॉमी, स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रोसीड्यूर ऑफ क्लासिफिकेशन। तो बहुत ही इजी रहा। नेक्स्ट है कि टैक्सोनॉमी के फादर किनको कहा जाता है? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी यानी कि किन्हें समझा जाता है? तो टैक्सोनॉमी ऑफ फादर कैरोलस लिनियस को समझा जाता है। किन्हें समझा जाता है? कैरोलस लिनियस। तो अगस्तियन पैरामस ये एपी कैंडोल थे, है ना, तो ये सबसे पहले इन्होंने प्रपोज किया था, लेकिन इनको क्या कहा जाता है? फादर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने काफी डिस्क्रिप्टिव, काफी इलुस्ट्रेटिव आपको स्टडी किया, है ना, और लोगों तक पहुंचाया, है ना, लोगों को समझाया, और उसी का आज हम लोग यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, सैचुरेट होता है ना। यहाँ है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, नेम है आपका कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस का नाम तो आप लोग जानते ही होंगे, ये स्वीडन के साइंटिस्ट थे, है ना। कैरोलस लिनियस का काफी लंबा वक्त उनको किताबों को, अलग अलग प्रकार की किताबों को पब्लिश करने में बीता था, है ना। उन्होंने अपने लाइफ में बहुत सारे बुक जो है उन्होंने राइट किया था, है ना, तो यानी कि रोड किया था। तो इस तरीके से बहुत सारे बुक है, हम लोग समझेंगे जब आएगा तो कौन कौन से बुक है। तो मैं बोल दूं, फिलोसोफिया बोटैनिका उनका एक बुक था, है ना, एक था स्पीसीज प्लांटेरम, एक था सिस्टमिक नेचुरी, और बहुत सारे बुक थे, लेकिन आपके कंटेंट में 3 बुक का नाम काफी ज्यादा आता है। नेक्स्ट है, ये हमने समझा, है ना। तो टैक्सोनॉमी में क्या होता है? ऐसे हम लोग टैक्सोनॉमी का डिफिनेशन दूसरा भी होता है ना, दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच डील्स अबाउट कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर, दैट इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी, है ना। तो हम लोग टैक्सोनॉमी को दूसरे तरीके से डिफाइन कर सकते थे, है ना। यह एक ऐसा जो है बायोलॉजी का ये ब्रांच है जिसमें हम लोग किसी भी जीवों के उसमें किस तरीका का परिलक्षण है, उसकी क्या पहचान है, उसको किस तरीके से वर्गीकृत किया जा सकता है, उसको किस तरीके से नेमिंग दिया जा सकता है। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्या कहा जाएगा, उसे आपको वर्गीकरण विज्ञान यानी कि टैक्सोनॉमी के नाम से हम लोग उसे पुकारेंगे। ओके, नेक्स्ट है कि इसका बेसिक एलिमेंट क्या है, इसीलिए हमने डिफिनेशन दिया, तो हमने वहां पर वर्ड यूज किया कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, आपको नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन, है ना। तो इस तरीके से, लेकिन अब जानिए कि उसके जो बेसिक जो एलिमेंट है, अभी हमने जो अभी बोला, तो यहाँ पर भी मैंने लिखा हुआ है, तो इसी को हम लोग बेसिक एलिमेंट कहते हैं। बेसिक एलिमेंट यानी कि टैक्सोनॉमी में जिस चीज का नीड होता है उसे बेसिक एलिमेंट माना जाता है ना, आधारभूत तत्व माना जाता है। वो बहुत ही जरूर है, नहीं अगर रहेगा तो उसके बिना आपको टैक्सोनॉमी का कोई भी क्रियाकलाप नहीं होगा, और उसके बिना न तो सिस्टमैटिक्स अफेक्ट होगा, क्योंकि टैक्सोनॉमी ही सिस्टमैटिक्स को एक्सेस करता है ना। तो हमें समझना टैक्सोनॉमी का बेसिक एलिमेंट। बेसिक एलिमेंट जो है पहला कैरेक्टराइजेशन, कैरेक्टराइजेशन एंड आइडेंटिफिकेशन सबसे पहला है, यानी कि ये कहा चाहता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसको आइडेंटिफाई किया जाए,
उसके लक्षण को हम लोग, अगर कोई भी पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को हम लोग पहचानना है तो हम लोग मान लेते हैं कि यह कौवा है या यानी कि क्रो है ना, क्रोबस है, तो हम लोग उसको पहचाने कि कौवा का इस तरीका का पूंछ होता है, इस तरीका का उसका चोंच होता है। तो हम लोग उसे पहचानने के लिए जिस तरीका का कौवा का जो क्या होता है, उसके जो सिमिलैरिटी, जो क्राइटेरिया होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, तो जो अभी हम जान रहे हैं, जो नॉन ऑर्गेनिज्म है अभी जो जान रहे थे, यानी कि वो नॉन ऑर्गेनिज्म जिसका हम लोग लक्षण बता रहे हैं, जो अभी नहीं जान रहे हैं कि अननोन ऑर्गेनिज्म, तो अगर मिलाएंगे, अगर मिल गया तो हम लोग समझेंगे कि हमने उसका आइडेंटिफिकेशन कर लिया। अगर नहीं मिला तो समझिए कि हम लोग का उसका स्पेसिफिकेशन क्या चला जाएगा, नियोटाइप में चला जाएगा, है ना। यानी कि स्पेसिफिकेशन ऑफ नोमेनक्लेचर भी अलग अलग तरीके के स्पेसिफिक के मुद्दे पर होते हैं, नमूने के अकॉर्डिंग होते हैं। तो अगर उसका ऑब्जर्वेशन हमने किया, उसका नमूना मिल गया किस तरीके का, आपको पहले जैसे लक्षणों का, तब हम लोग समझ जाएंगे कि अरे बाप रे बाप, इसको तो हम अच्छी तरीके से हम लोग पहचान ही लिए है। और ये पहला और उसका बेसिक एलिमेंट है किसका, टैक्सोनॉमी। दूसरा आपको है, दूसरा में लिखा हुआ है नोमेनक्लेचर, लेकिन ऐसा नहीं, किसी भी चीज को पहचान करते हैं तो उसके बाद दूसरा होता है आपको क्लासिफिकेशन, है ना। तो हमेशा याद रखेंगे कि आइडेंटिफिकेशन के बाद कौन सा प्रोसेस आएगा, क्लासिफिकेशन। तो कहीं कहीं लिख दिया जाता है कि कौन कौन से एलिमेंट है, यहाँ पर मतलब कि सीक्वेंस में नहीं दिया हुआ। तो पहले आइडेंटिफिकेशन होगा, कहेगा कि आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन में सीक्वेंस बताओ टैक्सोनॉमी का, है ना। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन होगा, उसके बाद क्लासिफिकेशन होगा, लास्ट में क्या होगा, नोमेनक्लेचर होगा। तो हम लोग समझते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन करेंगे तो उसके बाद हम लोग उसका क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लासिफिकेशन हम लोग क्यों करेंगे, क्योंकि हम लोग उसको बांटेंगे, है ना। बांटेंगे क्योंकि हम लोग अननोन है, अननोन इस तरीके से है क्योंकि हम लोग को ऐसा सुलभ ही नहीं हो रहा। मान लेते हैं कोई 4 पैर का प्राणी है, कोई 2 पैर का प्राणी है, अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिज्म है। हम लोग जब तक उसको पहचान नहीं करेंगे तो क्या उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो पहचान के अकॉर्डिंग उसके बाद उसके थ्रू एक्सेस होता है कि हम लोग किसके अनुकूल, जैसे 4 फीट एनिमल है तो 4 फीट को समझेंगे कि ये 4 फीट एनिमल है, तो इस 4 फीट को वहां पर रख दिया जाएगा। आपको 2 फीट एनिमल है ना, 2 फीट एनिमल है तो उसको 2 पैर वाले के साथ रखेंगे। तो हम लोगों को क्या है कि हम लोग उसी कन्वीनियंट फीचर के साथ चलेंगे जिस तरीका का उसका लक्षण आपको मिलते जुलते ऑर्डर में हम लोग को समझ में आएगा, उसी बेसिस पर हम लोग उसको क्लासिफाई करेंगे। इसी प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, इस डिटर्मिनेशन को आपको क्लासिफाई करने के मेथड को क्लासिफिकेशन समझा जाएगा। नेक्स्ट है तीसरा नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर जो है टर्म आपको लास्ट में आता है आपको टैक्सोनॉमी में। नेमिंग प्रोसेस किसी भी ऑर्गेनिज्म का परफॉर्मेंस होता है नेमिंग में, तो उसे क्या करते हैं, नोमेनक्लेचर कहते हैं, है ना। तो जब डिटर्मिनेट करेंगे एक पार्टिकुलर नेम देंगे, गिवन करेंगे, ताकि कोई भी साइंटिस्ट उसको इजिली सिंपल वे में काफी उससे स्टेबल रिलेटेड, है ना, तुरंत इजिली उसको कंसर्न कर सके, उसको समझ सके, है ना। और नेम दे करके नेम दिया जाएगा ना, तभी तो ऐसा होगा। तो इस नेमिंग देने के प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, कोई पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के नेमिंग देने के प्रोसेस को अ प्रोसेस नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर कहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये समझा। अब हम लोग समझेंगे आगे। हमने तो समझा, पूछा जाता है बार बार ये क्वेश्चंस कि फादर ऑफ दैट इज टैक्सोनॉमी किन्हें कहा जाता है, तो कैरोलस लिनियस। अब हम लोग समझेंगे बायोसिस्टमैटिक्स, है ना। तो बायोसिस्टमैटिक्स को समझने के लिए सबसे पहले इसे मिटाना पड़ेगा, तो इसे मैं सुंदर तरीका से मिटा देता हूँ। तो बायोसिस्टमैटिक्स होता क्या है, बायोसिस्टमैटिक्स को समझने के लिए हमें टैक्सोनॉमी तो समझा हुआ है ही है। अगर टैक्सोनॉमी नहीं समझा रहता हम लोग बायोसिस्टमैटिक्स को हम लोग समझ ही नहीं सकते थे, है ना। ओके, तो अब हम लिखना चाहते हैं बायोसिस्टमैटिक्स। बायोसिस्टमैटिक्स जैसे है टैक्सोनॉमी के साथ अगर हम लोग कोई भी इवोल्यूशनरी फीचर को समझते हैं किसी ऑर्गेनिज्म का, तो उसको क्या कहा जाएगा, बायोसिस्टमैटिक्स के नाम से जाना जाएगा। क्या समझा जाएगा, बायोसिस्टमैटिक्स। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं बायोसिस्टमैटिक्स। बायोसिस्टमैटिक्स क्या है,
तो बायोसिस्टमैटिक्स ऐसा वर्ड है जिसमें क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसका टैक्सोनॉमी है ना, प्लस उसके किसी भी ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशनरी फीचर रिलेट किया जाता है, यानी कि फाइलोजेनी। फाइलोजेनी का मतलब होता है इवोल्यूशनरी फीचर, है ना। हम लोग कहते हैं इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को क्या कहते हैं, फाइलोजेनी कहते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का। तो फाइलोजेनी क्या होता है, दैट इज इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। व्हाट इज फाइलोजेनी? फाइलोजेनी का मतलब हम लोग समझेंगे इवोल्यूशनरी, EVOLUTIONARY, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, है ना। टैक्सोनॉमी तो हम लोग पहले से जानते हैं, तो इसीलिए टैक्सोनॉमी और फाइलोजेनी का मिला हुआ टर्मिनोलॉजी आपको क्या कहलाएगा, दैट इज दोनों का मिला हुआ पार्ट बायोसिस्टमैटिक्स कहलाएगा, है ना। तो बायोसिस्टमैटिक्स क्या है, दूसरे तरीके से अगर समझा जाए तो जिसमें डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म यानी कि प्लांट और एनिमल के साथ साथ आपको उसके फाइलोजेनिक क्राइटेरिया के बारे में समझते हैं, अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, उसे बायोसिस्टमैटिक्स के नाम से जाना जाता है ना। तो इस तरीके से हमने ये बताया। तो इसके बारे में आपको एक साइंटिस्ट थे जूलियन हक्सले थे, उन्होंने ही आपको बताया था। नेक्स्ट है 1940 के अलॉन्ग उन्होंने बताया था। नेक्स्ट हमने ये समझा बायोसिस्टमैटिक्स, उसके बाद हमने समझा फाइलोजेनी क्या है, इसी में हमने समझ लिया। एक होता है ऑन्टोजेनी। ऑन्टोजेनी आप लोग समझते होंगे, ऑन्टोजेनी लिखा था ONTOGENY। ऑन्टोजेनी एक ऐसा टर्म है जिसमें इसमें हमने पढ़ा था किस टाइप का हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इसमें हम लोग वो हिस्ट्री पढ़ते हैं जो पूरा लाइफ का, इसीलिए लाइफ हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ऑन्टोजेनी कहलाता है। व्हाट इज ऑन्टोजेनी? ऑन्टोजेनी को हम लोग किसे कहते हैं, तो हम लोग लिखेंगे लाइफ हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट इज कॉल्ड ऑन्टोजेनी। जैसे हम लोग समझा सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का ऑन्टोजेनी कैसे समझेंगे, तो कोई भी आपको ऑर्गेनिज्म है उसका इम्ब्रो होगा, उसके बाद उसका डेथ होगा, है ना। इम्ब्रो होगा तो लाइफ आएगी, लाइफ यानी कि इम्ब्रो आया तो लाइफ कंसर्न हो गया, हम लोग समझ ही गए, यानी कि लाइफ का इनिशिएशन हो गया, लाइफ का शुरुआत हो गया। लेकिन डेथ तक, तो इस तरीके से इन दोनों के पूरा का पूरा हम लोग इसके बीच के बारे में पूरा का पूरा फीचर हिस्ट्री हम लोग समझते हैं कि इम्ब्रो से लेकर के डेथ तक का में क्या क्या इसमें डेवलपमेंट हुआ, एवोल्यूशन हुआ, जो भी हुआ, है ना, दैट इज ऑन्टोजेनी कहलाता है। तो ये पूरा इम्ब्रो से लेकर के उसके डेथ तक किसी पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का हिस्ट्री क्या कहलाता है, दैट इज ऑन्टोजेनी के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये हमने बताया आपको ऑन्टोजेनी टर्म। अब हम आगे बताते हैं आपको क्लासिफिकेशन है। तो क्लासिफिकेशन दो तरीका का होता है। एक क्लासिफिकेशन जो होता है, जो पहले होता था काफी ज्यादा मात्रा में, एक क्लासिफिकेशन जो टाइप है जो पहले होता था, एक क्लासिफिकेशन आजकल काफी ज्यादा होता है। तो क्लासिफिकेशन, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन अगर देखा जाए, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन तो दो तरीके के, है ना। कितने तरीके के? दो तरीके के क्लासिफिकेशन। ओके, तो दो तरीका का क्या क्या है क्लासिफिकेशन बाबू? तो एक है आपका दैट इज क्लासिकल क्लासिफिकेशन। दूसरा जो है आपको मॉडर्न क्लासिफिकेशन। तो
क्लासिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, यानी कि क्लासिकल क्लासिफिकेशन जिसमें हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म का मॉर्फोलॉजिकल क्राइटेरिया के बारे में हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट्स के बारे में हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं, है ना। तो जनरली यहाँ पर लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन, तो कहीं कहीं पर आप देखोगे तो वहां पर आपको टैक्सोनॉमी से भी रिलेट किया जाता है। सेकेंड चैप्टर में क्लासिफिकेशन आ जाएगा, यहाँ पर है, यहाँ पर होगा क्लासिकल, हम लोग पढ़ रहे हैं अभी टैक्सोनॉमी, तो क्लासिकल टैक्सोनॉमी, और टैक्सोनॉमी के ही अंदर आपने देखा क्लासिफिकेशन, इसलिए क्लासिकल टैक्सोनॉमी। इसे मॉडर्न टैक्सोनॉमी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दो जगह है, एक पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, अलग अलग जगह है, अलग अलग नेमिंग से आपको। तो देखिए अब क्लासिकल टैक्सोनॉमी क्या है, जिसमें किसके स्टडी किया जाए, जिसमें स्टडी किया जाए कोई भी ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल फीचर को सिर्फ, यानी कि एक्सटर्नल फीचर हम लोग किसको कहते हैं, एक होता है मॉर्फोलॉजी, है ना। तो मॉर्फोलॉजिकल फीचर को स्टडी किया जाता है जिस टैक्सोनॉमी में स्टडीड, हम लोग लिखेंगे स्टडीड मॉर्फोलॉजिकल फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो ये हो जाएगा आपका क्या, आपका डेट इज क्लासिकल टैक्सोनॉमी। उसी तरीके से आपका मॉडर्न टैक्सोनॉमी में हम लोग एज वेल एज स्टडी करेंगे क्लासिकल के साथ साथ, लेकिन इसमें कुछ अलग भी होता है। जैसे इसमें अगर कोई चीज स्टडी किया जा रहा है फीचर के फॉर्म में, फीचर को स्टडी किया जा रहा है ना, क्या चीज स्टडी किया जा रहा है, स्टडी किया जा रहा है फीचर को, तो वो फीचर दोनों रूप में होगा, एक्सटर्नल भी होगा, इंटरनल भी होगा। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक्सटर्नल फीचर या इंटरनल फीचर स्टडी किया जाता है, तो उस कोई भी पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का, है ना, तो उसके साथ तीन चीज खास करके उसमें ध्यान दिया जाता है, साथ उसको देखा जाता है। उसमें क्या है, उसका सेल स्ट्रक्चर क्या है, यानी कि उस ऑर्गेनिज्म का किस तरीका का ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि बॉडी जो है सेलुलर ग्रेड है, टिश्यू ग्रेड है, ऑर्गन ग्रेड है, सिस्टम ग्रेड है। तो इस तरीके का उसका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देखा जाता है, यानी कि सेल स्ट्रक्चर, है ना। दूसरा देखा जाता है कि डेवलपमेंट देखा जाता है, दूसरा इशू होता है कि डेवलपमेंट देखा जाता है। तीसरा है कि इकोलॉजी देखा जाता है। तो दूसरा आपका हो जाएगा कि उसका डेवलपमेंट पर्पस कैसा है। तीसरा अगर ध्यान दीजिए, मैंने बताया इकोलॉजिकल फीचर, यानी कि क्या इकोलॉजी में आपने पढ़ा होगा कि जब इंटर रिलेशनशिप हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म का नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ हम लोग पढ़ते हैं, तो उसे इकोलॉजी कहते हैं। तो आप समझ रहे होंगे कि इकोलॉजिकल नेचर क्या होता है। तो इस तरीके का स्टडी आपको क्या कहलाता है, आपको दैट इज किस तरीका का टैक्सोनॉमी कहा जाएगा, मॉडर्न टैक्सोनॉमी। ये जो टैक्सोनॉमी कहलाएगा दैट इज क्लासिकल टैक्सोनॉमी। कहीं कहीं पे अगर मॉडर्न क्लासिफिकेशन रहेगा तो हम लोग समझ जाएंगे, बातें यही है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने समझा टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन या तो टैक्सोनॉमी। कोई दिक्कत या नहीं कर सकते हैं, या तो क्लासिफिकेशन लो या तो टैक्सोनॉमी लेना है, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं, आगे बढ़ते हैं, कोशिश करते हैं नॉमेनक्लेचर के बारे में। ये हमने क्लासिफिकेशन बताया, क्लासिफिकेशन के पहले आइडेंटिफिकेशन बताया था, अब हम लोग नॉमेनक्लेचर चलते हैं ना। तो नॉमेनक्लेचर करना क्यों जरूरी पड़ा, क्योंकि नॉमेनक्लेचर करना इसलिए जरूरी पड़ा क्योंकि हम लोग इर्द गिर्द देखते हैं जितने भी ऑर्गेनिज्म है तो उसका पार्टिकुलर कॉमन नेम है, वर्नाकुलर नेम है। अलग अलग दूसरे जगह पार्टिकुलर एरिया भी है, तो वहां पर भी वो टाइप ऑफ स्पीसीज है, उसका भी अलग नेम है, यानी कि एरिया के हिसाब से उसका नाम अलग अलग फॉर्म में है। यानी कि देयर आर पार्टिकुलर स्पीसीज, इट्स कॉमन नेम आर 2 more। तो बहुत ज्यादा है कॉमन नेम, स्पीसीज एक ही है जगह जगह के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से। तो नाम
आपको ऑर्गेनिज्म हो गया एक और उसी का नाम अलग। जैसे गुलाब, हम लोग यहाँ है इंडिया में है तो हम लोग गुलाब कहते हैं, इंग्लिश में उसको रोज कहते हैं, बंगला में कुछ और कहते होंगे, अलग अलग लैंग्वेज उसको अलग अलग लोकेशन के आधार पर अलग अलग बोलते हैं, है ना। तो ये काफी जो है कन्वीनियंट प्रोसेस नहीं है, काफी सुलभ प्रोसेस नहीं है, काफी सटीक प्रोसेस नहीं है, काफी स्ट्रिक्ट प्रोसेस नहीं है। इसको स्ट्रिक्ट कन्वीनियंट आपको अनएम्बिगियस बनाने के लिए, स्पष्ट बनाने के लिए क्या किया गया, दैट इज एक नाम, ताकि साइंटिस्ट को काफी सिंपल लगे, काफी स्ट्रिक्ट लगे स्टडी करने में, उसको रिमेम्बर रखने में, और एक नाम से पूरा का पूरा उसका फीचर ही समझ में आ जाए, फीचर पूरा पता चल जाए। इसीलिए आपको नोमेनक्लेचर करना जरूरी पड़ा, है ना। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि वहां पर हमने पहले पढ़ा था नीड्स ऑफ क्लासिफिकेशन, ये अभी मैंने समझाया नीड्स ऑफ नोमेनक्लेचर। अब हम लोग समझते हैं नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर में सबसे पहले अगर देखा जाए तो नोमेनक्लेचर टर्म, नोमेनक्लेचर तो क्लासिफिकेशन ही पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो नोमेनक्लेचर टर्म में हम लोग सबसे पहले बायनोमियल नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं, है ना। तो ध्यान देंगे, नोमेनक्लेचर की बात किया जाए तो सही है कि हम पढ़ रहे हैं कि नोमेनक्लेचर, तो नोमेनक्लेचर के बारे में कहा जाए किसी ऑर्गेनिज्म का, है ना। यहाँ पर हम लोग समझ रहे हैं कि नोमेनक्लेचर क्या है। नोमेनक्लेचर का मतलब हमें समझना है नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया, है ना। तो सबसे पहले जो प्रपोज किए थे इसके बारे में, उसी को हम लोग उत्तर में प्रपोज्ड कहा जाता है। इसके बारे में बताया था, एक साइंटिस्ट थे कैस्पर बाउहिन, जिनका दूसरा नाम है, आप लोग कंटेंट में अगर जाइएगा तो गैस्पार्ड बाउहिन, है ना। गैस्पार्ड क्या है, बाउहिन, इसका दूसरा नाम है क्या, गैस्पार्ड बाउहिन। गैस्पार्ड इसी साइंटिस्ट का नेम है। इनका जो बुक था, सबसे पहले प्रपोज किए थे, तो इनका जो बुक था, एक अपना बुक था जिसका नाम क्या था, पाइनेक्स था। क्या था, पाइनेक्स था। पूरा नाम पाइनेक्स नहीं था, पूरा नाम और बड़ा था, पाइनेक्स थिएट्री बोटानिसी था, ठीक है। तो पाइनेक्स थिएट्री बोटानिसी उनका बुक था। उन्होंने सबसे पहले नोमेनक्लेचर के बारे में, किसी भी पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, कोई भी खास ऑर्गेनिज्म के बारे में, नेमिंग के बारे में सबसे पहले उन्होंने अपना मुद्दा, मतलब कि अपना वाक्यांश रखा था, ठीक है। तो इस तरीके से दैट इज नोमेनक्लेचर का प्रपोज इन्होंने किया, दैट इज कैस्पर बाउहिन ने। कब किया था, तो लगभग आपको देखा जाए तो 1623 में इन्होंने किया था, लेकिन ज्यादा इस पर ध्यान नहीं किया। लेकिन समय बीता, काफी समय बीता, है ना। आपको जो अगर समय है, आपको कहां तक चला आया, आपको 1751 में क्या हुआ, जो नोमेनक्लेचर जो टर्म है उसका आपको किसी ने क्या किया, उसका सिद्धांत रखा। आप जानते हो कि सिद्धांत को क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल। जो इसके जो प्रिंसिपल जो दिए, है ना, तो इसका जो प्रिंसिपल है, आपको हम लोग जानते हैं, एक साइंटिस्ट है, दैट इज उनका नाम है कैरोलस लिनियस, है ना। तो कैरोलस लिनियस कौन दिया, प्रिंसिपल जो देने वाले थे, दैट इज उनका नाम था कैरोलस लिनियस। इसके बाद इन्हीं का दीन ही रहा, है ना। तो देखिए, ध्यान दीजिए, कैरोलस लिनियस जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने नोमेनक्लेचर के में कैस्पर बाउहिन के बाद प्रिंसिपल प्रेफर किया। तो प्रिंसिपल प्रेफर किया, लेकिन प्रिंसिपल दिया तो उस समय भी उतना काफी ज्यादा इसको उचित रूप से लिया नहीं गया। क्यों, क्योंकि उतना काफी अच्छा नहीं था, काफी स्ट्रिक्ट नहीं था, सटीक नहीं था, कन्वीनियंट नहीं था। तो उन्होंने अपना जो उनका जो बुक था, कौन बुक था, फिलोसोफिया
बोटेन का, इसमें उन्होंने बताया था। कब? आपको 1751 में बताया था, लेकिन इसका यूज जो है किया नहीं गया। आगे जाकर के यही साइंटिस्ट ने इसका पहला फर्स्ट यूज किया है ना। तो इसका जो फर्स्ट यूजेज है और सेकेंड यूजेज है, फर्स्ट यूजेज आपको अगर देखा जाए तो प्लांट के फॉर्म में है, और सेकेंड जो यूजेज है कहा जाए तो वो एनिमल के रूप में है। तो फर्स्ट यूजेज आपको कैरोलस लिनियस ने जो उनका जो बुक जो पब्लिश हुआ था, आपको स्पीसीज प्लांटेरम, स्पीसीज प्लांटेरम, तो ये जो बुक था स्पीसीज प्लांटेरम, इसमें यह जो है 1753 में है ना। तो इसे प्लांट के बारे में उन्होंने बताया। किसके बारे में बताया? उन्होंने उसमें प्लांट के बारे में बताया। तो स्पीसीज प्लांटेरम जो बुक था उसमें प्लांट के बारे में बताया गया था। लेकिन अब जो है आगे जो है सिस्टमेनेचरी बुक, अब है कि सिस्टमेनेचरी बुक कब लिखा गया था? तो उस आपको 1758 आपको लग रहा होगा तो ये गलत है। उस समय उसका 10वां एडिशन आ चुका था, है ना। दैट इज सिस्टमेनेचरी का क्या? 10th एडिशन। लोग टीचर लोग बता देते हैं, ये तक छोड़ देते हैं कि सिस्टमेनेचरी 1758, लेकिन 1758 क्या? इसका 10th एडिशन इस बुक का। तो 10th एडिशन सिस्टमेनेचरी में उन्होंने आपको स्पीसीज प्लांटेरम में किसके नोमेनक्लेचर के बारे में बताया था? प्लांट नोमेनक्लेचर, है ना। प्लांट नोमेनक्लेचर किन्होंने? कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस कहां के रहने वाले थे? स्वीडन के रहने वाले थे, है ना। और इसमें सिस्टमेनेचरी में आपको एनिमल का किस तरीके से नेमिंग लिखना है इसके बारे में उन्होंने क्लियर किया था। तो सबसे पहले कैस्पर बाउहिन ने, उसके बाद कैरोलस लिनियस ने, तो इसीलिए कैरोलस लिनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी माना जाता है, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले नेमिंग के बारे में बताया। नेमिंग का आधार क्या था? तो इसी को नोमेनक्लेचर कहा जाता है। तो नोमेनक्लेचर में सबसे पहले कुछ स्टैंडर्डाइज बातें होती है कि कोई भी आपको नेम देना है तो उसको मतलब कि गवर्निंग होना चाहिए। तो उसको निर्धारण करने के लिए एक स्टैंडर्डाइज कोड होना चाहिए। तो दैट इज जो कोड है जो बायोलॉजी में नोमेनक्लेचर करने के लिए वो 5 कोड है। वही 5 कोड, वही 5 जो है आपको इंस्टीट्यूट है, कमीशन है, जो भी है, तो वो क्या करते हैं? वो डिक्लेयर करते हैं, उसका मेजर करते हैं कि क्या उसका सटीक नेम होगा, है ना, किस तरीके से उसको नेमिंग किया जाएगा। तो 5 कोड क्या है नोमेनक्लेचर का, जो हम लोग समझेंगे, है ना। तो अब हमें समझनी है कि कोड ऑफ नोमेनक्लेचर। तो देयर हैव 5 कोड यूजेज इन नोमेनक्लेचर। हाउ मेनी कोड्स? देयर हैव 5 कोड। तो यहां पर हम लोग समझते हैं, यहां पर हम लिखते हैं 5 कोड नोमेनक्लेचर। यहां पर हम ऑफ लिख देता हूं ताकि आपको समझने में काफी मुश्किल ना हो। तो देखिए जो 5 जो कोड है, आपको पहला आप लोग काफी ज्यादा अच्छा तरीका से जानते हैं। पहला जो कोड है ICBN, दूसरा जो कोड है ICZN, ICNCB, ICNCP, ICVN। इस तरीके के 5 कोड है जो आपके जितने भी दुनिया में ऑर्गेनिज्म है उसको गवर्न करते हैं कि क्या उसका नेम होना चाहिए। तो ये कोड का पूरा जो फुल फॉर्म है, नेमिंग है, इस 5 कोड का पूछा जाता है आपको, और देखना है ये ICBN का जो पूरा फुल फॉर्म होता है, पूछा जाता है क्वेश्चन नीट में, इंटरनेशनल
कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। आप जब देखेंगे एनसीईआरटी तो यहां पर ऑफ की जगह पर 4 रहेगा, लेकिन अलग अलग जगह पर कंटेंट पर देखोगे तो सोचोगे कि नहीं एनसीईआरटी से ही दिया है, तो एनसीईआरटी में 4 दिया हुआ है। ठीक है, हमेशा याद रखना इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। अब जाके इसका नाम चेंज कर दिया गया है, इंटरनेशनल कमीशन ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर कर दिया गया है ना। तो इसका जो आपको ये जो है आपको 1961 में आपको आईसीबीएन आया है ना, यानी कि आईसीबीएन का एस्टेब्लिश हुआ, उसका स्थापना हुआ। इसका स्थापना आपको इसी के लगभग 3 साल बाद, जनरली 3 से 4 है ना, 3 ही साल जनरली है ना। इसका जो फुल फॉर्म होता है आईसीजेडएन का, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर आईसी। अब है ये कहाँ है, ये मैंने बताया आपको, आईसीबीएन कहाँ है नहीं बताया, तो ये जो है आपको मेलबोर्न में, मेलबोर्न का ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है आईसीजेडएन कहाँ है, पूछा जाएगा कब हुआ था ये इस्टेब्लिश, तो 1964 में है ना। ये कहाँ है, डेट इज, अभी मैंने बताया आईसीबीएन जो है आपको कहाँ है, डेट इज मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया। ये जो है आपको फ्रांस में है ना आपको। तो इस तरीके से मैंने बताया आईसीएनसीबी का फुल फॉर्म जो है इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया, क्या है, इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। एनसीईआरटी कंटेंट में ऊपर वाला 2 है जनरली। आईसीएनसीपी, आईसीएनसीपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट, है ना। इसका मैं लिख देता हूं, इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट्स। आईसीबीएन का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ, वायरस के बारे में इसमें नाम बताया जाता है ना, तो इसीलिए इसका होता है वायरल नोमेनक्लेचर। इस तरीके से मैंने बताया इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरल नोमेनक्लेचर। तो डेट इज, यहाँ पर 5 कोड है। अब सबसे पहले जो नोमेनक्लेचर आपको जिनका जो यूजेज हुआ था कैरोलस लिनियस का, उन्होंने किस तरीका का नोमेनक्लेचर दिया था, 2 नाम वाला। तो उस जो है नेमिंग को हम लोग कहते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। क्या कहते हैं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर को अगर जनरली अगर बांटा जाए हम लोग 2 भाग में बांटते हैं, एक बाइनोमियल, एक जिसमें 2 कैटेगरी हो, एक 2 से ज्यादा कैटेगरी हो, तो उसको कहते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल यानी कि ये हुआ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ये हुआ पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर। अब समझना है कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था, पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर में जनरली कौन आता है, इसके बारे में लोग जानते हैं, कार्ल बॉन लीन ने दिया था, यानी कि कैरोलस लिनियस ने दिया था। कैरोलस लिनियस को प्यार से कार्ल बॉन लीन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर, जो जनरली टर्म है में पढ़ा जाता है ट्राइनोमियल टाइप ऑफ नोमेनक्लेचर। इसके बारे में ये जनरली फ्रांस के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लेमार्क, उन्होंने ही बताया था, गिवन बाय
लैमार्क। तो लैमार्क ने बताया था, कहां के थे, डेट इज फ्रांस के थे, है ना। तो कार्ल बॉन लिम ने इसमें जो यूज था कैटेगरी, इसका जो यूज जो कैटेगरी था अगर देखा जाए, इसमें जीनस था और दूसरा स्पीसीज था, यानी कि दो थे। इसमें अगर देखा जाए कि यूज जो कैटेगरी थे, यानी कि कैटेगरी को क्या कहा जा सकता है, रैंक कहा जा सकता है या टेक्सॉन कहा जा सकता है। तो यहाँ पर रैंक या टेक्सॉन लिखता हूं, या कैटेगरी भी लिख सकते थे। तो यहाँ पर 3 है। पहला है कि जीनस होगा, दूसरा है कि स्पीसीज होगा, तीसरा है कि आपको अगर प्लांट है तो उसमें क्या होगा, अगर एनिमल है तो क्या होगा। प्लांट में वेराइटीज होता है, तीसरा कैटेगरी। एनिमल में जबकि आपको स्पीसीज के बाद आपका सब स्पीसीज होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये समझाया, दैट इज क्या, दैट इज इस तरीके से बाइनोमियल नोमेनक्लेचर और पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर। अब हम लोग को जो नोमेनक्लेचर दिया जाता है किसी ऑर्गेनिज्म का, यानी कि जीव का, तो इसीलिए उसे बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर कहते हैं। क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल नेमिंग। तो नेमिंग के प्रोसेस को नोमेनक्लेचर करते हैं। तो साइंटिस्ट के द्वारा गिवन किया गया तो इसलिए साइंटिफिक नेम। तो या अगर बोटेनिकल जो आपको नेमिंग है, अगर प्लांट का रहा तो बोटेनिकल नेम, अगर एनिमल का है तो जूलॉजिकल नेम, क्योंकि जून फॉर एनिमल होता है, बोटैन मतलब हर्ब्स होता है, प्लांट के लिए होता है। तो इसके रिस्पेक्ट में ये हम लोग समझते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि किस तरीके से साइंटिफिक नेम जो है आपको दिया जाता है ना। तो नोमेनक्लेचर हम लोग समझते हैं कि नोमेनक्लेचर का क्या क्या रूल है, क्या क्या स्टेप्स है ना। रूल्स फॉर बायोलॉजिकल या साइंटिफिक नेम, ये अब हमें समझना है कि क्या आखिर रूल्स होना चाहिए। रूल्स भी तो होना चाहिए। अगर रूल्स नहीं होगा तो किस तरीके से हम लोग नाम दे देंगे, ऐसे झूठ मूठ किसी का हम लोग क्या नाम रखते चलेंगे, सोना मोना टोना कैसे रख देंगे, है ना। तो अब देखिए कि किस तरीके से कोई भी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम दिया जाएगा। तो सबसे पहले हमें बाइनोमियल नोमेनक्लेचर समझना है। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जनरली, अब समझिए कि कोई नेमिंग है, कोई हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे आम का, मैंगो का जो होता है, ध्यान दीजिए, मैंगो का है लिखाता है साइंटिफिक नेम मैंजीफेरा इंडिका, है ना। तो इसमें कितने कैटेगरी है, 2 कैटेगरी है, एक मैंजीफेरा है, दूसरा क्या है, इंडिका है। तो ये फर्स्ट कैटेगरी हुआ, यानी कि फर्स्ट रैंक या टैक्सॉन भी कह सकते हो। ये सेकेंड रैंक हुआ, तो रैंक को या तो टैक्सॉन को हो या तो क्या को, कैटेगरी को हो। बात एक ही है, ठीक है। तो अब जो है कहा जाता है, रूल है, नियम है कि फर्स्ट जो रैंक है, यानी कि फर्स्ट टैक्सॉन या कैटेगरी है, तो फर्स्ट कैटेगरी का जो फर्स्ट जो लेटर है वो क्या होगा, फर्स्ट लेटर वो कैपिटल होगा, कैपिटल में लिखना पड़ेगा। उसके बाद स्मॉल लेटर रेगुलर होगा उस वर्ड में। सेकेंड है कि सेकेंड रैंक में क्या होगा, आपको वो स्मॉल लेटर से क्या होगा, स्टार्ट होगा। वो क्या होगा, दैट इज क्या होना चाहिए, स्मॉल लेटर। और भी ये कि जैसे इतना ही नहीं होता बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में, लास्ट में क्या होता है, आपको साइंटिस्ट का नेम लिखा रहता है। तो LINN डॉट, या तो पूरा का पूरा नाम लीनियस आपको लिखा रहता है, ठीक है। तो या तो ये लिख सकते हो या तो ये, लेकिन अब है देखिए ये अंडरलाइन किया हुआ है, ये अंडरलाइन किया हुआ है, लेकिन ये अंडरलाइन हमने नहीं किया।
तो बहुत सारे नियम है। तो पहला ये नियम है कि पहला जो होगा, पहला मैंने बताया कि पहला नेम क्या होगा, 2 कंपोनेंट होगा। क्या होगा, कंपोनेंट कितने होंगे, 2 होगा। एक जीनस होगा, एक क्या होगा, स्पीसीज होगा। तो पहला जीनस होगा, दूसरा क्या होगा, तो जीनस के नेम को हम लोग क्या कहेंगे, जेनरिक नेम कहेंगे, और स्पीसीज के नेम को क्या कहेंगे, स्पेसिफिक एपिथेट कहेंगे। या स्पेसिफिक नेम भी बोल सकते हैं या स्पीसीज नेम भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से, साथ ही साथ जेनरिक जो नेम है उसका इस तरीके का पहला जो है लेटर कैपिटल में होगा, और स्पेसिफिक एपिथेट जो होगा पहला रेगुलर, पहला बाद वाला जो भी है स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा। दूसरा है, सेकेंड है कि अगर हम लिखते हैं जनरली तो आपको साइंटिफिक नेम यानी कि बायोलॉजिकल नेम, या प्लांट का बोटेनिकल नेम, या तो एनिमल का जो भी है जूलॉजिकल नेम, तो जनरली वैलिड होगा वो लेटर, कोई भी साइंटिफिक नेम है तो 3 से ज्यादा होना चाहिए, 3 से क्या होगा, ज्यादा, और 12 से क्या होना चाहिए, 12 से क्या होना चाहिए, आपको लेस होना चाहिए। 12 से क्या होगा, लेस होना चाहिए। तो इतना लेटर के बीच में उसको लिखने का राइट है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका ये भी नियम है। थर्ड नियम मैं बताता हूं लिखने का, कि जैसे जब हम लिखेंगे तो ये लिखने का किस तरीका का होना चाहिए, है ना। तो जो भी जीनस नेम लिखे हैं, आपको स्पीसीज नेम लिखे हैं, हमें खास करके ध्यान देना है कि हमेशा जो राइटिंग जो होना चाहिए, राइटिंग किस फॉर्म होना चाहिए, ये ध्यान देंगे। राइटिंग होना चाहिए इटैलिक में, इटैलिक होना चाहिए, प्रिंटेड लेटर नहीं, लिखा हुआ ना। आप कोई समझ आता है प्रिंटेड इन इटैलिक तो सोचता है कि प्रिंटेड लेटर में नहीं, इटैलिक में लिखा होना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ अंडरलाइन होगा, और वो अंडरलाइन कैसा होगा, सेपरेट होगा, दोनों वर्ड सेपरेट रहना चाहिए, जीनस अलग स्पीसीज अलग। देखो इसमें मैंजीफेरा अलग है, सेपरेट अंडरलाइन है, इंडिका सेपरेट है, इस तरीके से। तो डेट इज अंडरलाइन रहना चाहिए। साथ ही साथ वो वर्ड लैटिनाइज होना चाहिए, लैटिन में होना चाहिए। अगर नहीं लैटिन में है, कोई दूसरा कंट्री का है, तो उसका फॉर्मल लैटिन वर्ड में क्या होगा, उसी में उसको नेमिंग लिखना है। चौथा मैं बताता हूं कि आपको इसमें बहुत सारे बायोलॉजिकल नेम में अगर है, अब देखिए यहीं पर जनरली जीनस और स्पीसीज हो गया, है ना। तो यहां पर देखिए कि उसके बाद स्पीसीज नेम के बाद साइंटिस्ट का नेम लिखना पड़ता है ना। नीड टू राइट आफ्टर क्या है, स्पीसीज है ना, पहला जीनस है, दूसरा क्या है, स्पीसीज है। आफ्टर स्पीसीज नेम एज क्या, इस नेम को कहते हैं साइंटिफिक, नहीं साइंटिस्ट नेम, एन फॉर नेम समझ लेना। तो साइंटिफिक नेम, अब साइंटिफिक नेम जो होगा किस रूप में होगा लिखा हुआ, एज रोमन लैंग्वेज, तो रोमन में होना चाहिए, है ना। तो ये लैटिन में नहीं होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, विथ उसको अंडरलाइन नहीं किया रहना चाहिए। साइंटिफिक नेम को कभी भी अंडरलाइन नहीं किया जाता है, अंडरलाइन। तो इस तरीके से ये है, हम लोग कोई भी साइंटिफिक नेम लिखेंगे जनरली तो लिखा जाएगा। पांचवा है कि आपको जो जीनस नेम है वो नाउन के जैसा एक्ट करता है, जबकि आपको जो स्पीसीज नेम है वो एडजेक्टिव के जैसा एक्ट करता है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने ये बताया। जैसे मैं एक लिख करके दिखाता हूं आपको, एक प्लांट का, एक एनिमल का। जैसे हम लिखते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल हम लिखते हैं किस तरीके से लिखा जाए। जैसे व्हीट है, तो व्हीट का साइंटिफिक नेम लिखेंगे, तो व्हीट का होता है ट्री पिकम एस्टिगम, ट्री पिकम एस
टिबम। इस तरीके से लिखेंगे, इसको क्या कर देंगे, अंडर लाइन कर देंगे। अगर लिखना है लिनियस ने क्लासिफिकेशन किया है तो ऐसे लिख देंगे, ठीक है, LINN उसका डॉट दे देंगे। अगर मान लेते हैं मंकी का है, मंकी का मकाका करके होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, हम लोग अपना ही लेते हैं, है ना, ह्यूमन है तो हम लोग कैसे लिखते हैं, होमो सैपियंस। तो देखो इस तरीके से इसको अंडरलाइन कर देंगे, पहले स्टार्ट किया कैपिटल से, और दूसरा जो है स्पीसीज नेम वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट हुआ। अगर लिखना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लीनियस LI ये लिखो, या तो ऐसे करके पूरा का पूरा लिख सकते हो लीनियस, ठीक है। तो इस तरीके से रोमन में लिखना है। तो डेट इज ये आपको बायोलॉजिकल नेम साइंटिफिक नेम का लिखने का क्या है, रूल्स है। अब ये तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारे अब नोमेनक्लेचर है, लेकिन कुछ कुछ खास जो ऐसे रूल्स है, जो ये रूल का क्या होता है, आपको इस रूल के अलावा भी कुछ नियम्स होते हैं। जैसे कुछ कुछ जो साइंटिफिक नेम है, जैसे आपको 3 नेम का भी रहेगा, जैसे 2 नेम का है, टाइगर का है पैंथरा टिग्रिस, है ना, 2 नेम का। लेकिन मान लो कि आपका उड़हुल का फूल है, गुड़हुल है ना, उसका होता है चाइना रोज। चाइना रोज का है साइंटिफिक नेम होता है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। तो अब बताओ कि इसको हम लोग कैसे लिखेंगे। तो अब हम लोग जब 3 नेम रहेगा तो जनरली जीनस का सिर्फ सिंगल होता है, क्या होता है, जीनस का सिंगल होता है, और जो भी होगा तो स्पीसीज का ही वो क्या होगा, डबल होगा। तब जब स्पीसीज का डबल होगा तो अंडरलाइन तो कर ही दिए, इन दोनों को क्या कर देना पड़ेगा, हमें डैश दे करके लिखना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए इसको कहते हैं कंपाउंड साइंटिफिक नेम कहते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं कंपाउंड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी कह सकते हैं। तो दैट इज कंपाउंड साइंटिफिक नेम भी कहेंगे। तो दैट इज ये जो है, दैट इज ये आपका कंपाउंड साइंटिफिक नेम है। अब कुछ जो हम बताते हैं, एक होता है टॉटोनिम। टॉटोनिम जनरली प्लांट में यूज नहीं होता है। ये जो है आपको प्लांट के लिए ये जो है नोमेनक्लेचर स्पेसिफाइड नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, अगर तो एनिमल के लिए। टॉटोनिम क्या होता है, इसका हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे राइट है ना, तो राइट का होता है राइटस। राइटस हम लोग यहां पर समझ रहे हैं कि दोनों नेम एक ही जैसा है, इसी को टॉटोनिम करते हैं। जैसे एक है किंग कोबरा। किंग कोबरा का होता है नाजा नाजा। एक मछली है उसका होता है कतला 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 कतला। ये सब जो है आपको क्या है, टॉटो नेम है। कतला मछली का कतला कतला होता है। तो इस तरीके से मैंने ये बताया टॉटोनिम। और भी नोमेनक्लेचर में कुछ कंडीशंस होते हैं, उस कंडीशंस को क्या कहते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी जीव है, उसका मान लो कि 2 का साइंटिफिक नेम है, तो अब लिया कौन जाएगा, पुराना वाला नया वाला किसको लिया जाएगा, है ना। तो क्लासिफिकेशन, इस क्लासिफिकेशन को कहते हैं प्रायोरिटी कहा जाता है ना। तो यहाँ पर किसका प्रायोरिटी होगा, तो इस नियम को कहते हैं, इस सिद्धांत को कहते हैं ना प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी। तो दैट इज क्या होगा, अब हम लोग समझते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी क्या है। ये तो पहले खत्म हो चुका है, तो इसीलिए इसे समाप्त कर दिया जाए। हम लोग समझते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटी क्या है। प्रिंसिपल्स ऑफ प्रायोरिटी, प्रिंसिपल्स ऑफ प्रायोरिटी वो है, ध्यान देंगे कि जैसे मान लेते हैं एक फंजाई है, फंजाई नहीं है ना, आपको हाँ फंजाई है ना।
फंजाई है या अलगी? नहीं, अलगी। क्या है? अलगी है। ध्यान दें, कुछ भी अलगी है या फंजाई, ध्यान से, मेरा तो जनरली है कि अलगी है ना। लेकिन वाइट रस्ट आ जाता है, वाइट स्मट आ जाता है तो टर्म आपको प्रॉब्लम होता है। तो वो जनरली क्या है? फंजाई है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये जो एग्जाम्पल्स जनरली होता है किस पे, पहले एग्जाम्पल ही देता हूँ, है ना। एग्जाम्पल जो है इसका, जैसे एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि फंजाई, दो एग्जाम्पल है। एक सबसे पहले जो था आपका, उसका क्या नाम था? अल्बुगो कैंडिडेंस। अल्बुगो कैंडिडेंस का नाम तो आप लोगों ने तो सुना ही होगा, है ना। अल्बुगो कैंडिडेंस नहीं है, अल्बुगो कैंडिडेंस नहीं है। आपको मैं नाम लिखता हूं पूरा का पूरा, अल्बुगो कैंडिडा है। अल्बुगो क्या है? कैंडिडा। दूसरा है साइक्लोपस, क्या है? सिस्टोपस कैंडिडस। सिस्टोपस कैंडिडस। ये आपको सिलेबस में, ये आपको दोनों नहीं है, इसीलिए एग्जाम्पल लिखना पड़ रहा है तुरंत के लिए। अल्बुगो कैंडिडा है और सिस्टोपस कैंडिडस है। सबसे पहले जो साइंटिफिक नेम है यहाँ पर अल्बुगो कैंडिडा था। अल्बुगो कैंडिडा दिया गया था आपको एक फंजाई का, है ना, पार्टिकुलर। तो और दूसरे बार क्या हुआ, सेकेंड टाइम उसी का नाम सिस्टोपस कैंडिडस रखा गया। तो अब क्या होगा कि उस पार्टिकुलर जो फंजाई है उसको किस नाम से जाना जाएगा? अल्बुगो या कैंडिडा या सिस्टोपस कैंडिडस। तो पहला बार जो दिया गया, नहीं दूसरा जो दिया गया, तो पहला जो कहलाएगा, वो पहला वाला जो कहलाएगा, ये जो कहलाएगा, इसको कहा जाएगा, ये इसको मेन सबसे ज्यादा दिया जाएगा प्रेफरेंस। क्यों? क्योंकि अगर ये वैलिड है नोमेनक्लेचर के लिए, कोई भी रूल नहीं तोड़ रहा है, तो इसलिए वैलिड है, तो इसे प्रेफरेंसेस कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रेफरेंसेस कहेंगे। लेकिन अगर दूसरा वाला है ना, पहला के बाद आया है, एकदम उसी की जैसा है, तो इसको साइनोनिम्स कहेंगे, है ना। तो आपको जो यूज होगा नोमेनक्लेचर में, जो वर्ड यूज होगा जनरली, प्रेफरेंस को ध्यान दिया जाएगा, है ना। प्रेफरेंस का क्या होगा? प्रायोरिटी होगा। इसी का क्या होगा? प्रायोरिटी होगा। इसी को कहा जाता है प्रिंसिपल्स ऑफ प्रायोरिटी। तो अच्छे तरीके से आप लोग समझ चुके होंगे कि क्या होता है प्रिंसिपल्स ऑफ प्रायोरिटी। अब हम लोग समझते हैं ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या है। तो ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर जो जनरली दिया गया था, ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर आपको ये जो दिया गया था, किनके द्वारा दिया गया था? आपको लैमार्क के द्वारा दिया गया था। इसमें 3 कैटेगरी था। कितना कैटेगरी था? 3 कैटेगरी था, पहले भी मैं बता चुका हूं। फॉर प्लांट के लिए क्या होता था? जीनस के बाद दूसरा जो होता था स्पीसीज नेम, है ना। पहला जीनस नेम, दूसरा स्पीसीज नेम, और तीसरा वेराइटीज। लेकिन आपको एनिमल के लिए आपको क्या होगा, इन्होंने दिया था कि पहला जो होगा क्या होगा? जीनस नेम होगा, दूसरा स्पीसीज नेम। जस का तस ये पढ़ा था कैरोसिनियस के कॉन्सेप्ट के आगे, इसीलिए 2 नेम वही है, स्पीसीज नेम। और तीसरा जो होगा सब स्पीसीज होगा। अब जैसे प्लांट में चलते एग्जांपल, जैसे कैबेज है और कॉलीफ्लावर है ना। तो हम लोग चलते एग्जांपल। तो कैबेज का होता है रैसिका ओलेरेसिया कैपिटाटा, या तो VAR लिखा जाता है, वेराइटीज कैपिटाटा, है ना, उसका मतलब होता है
इसका होता है ब्रासिका ओलेरेसिया बोटराइटिस। तो इस तरीके से ये जो है आपको ब्रासिका ओलेरेसिया कैपिटाटा, ब्रासिका ओलेरेसिया बोटराइटिस, यहाँ पर कैपिटाटा और बोटराइटिस क्या है, वेराइटीज है। ये क्या है, ये दोनों जो है आपका क्या है, वेराइटीज है। जबकि अगर देखा जाए एनिमल में, अगर चलिए एग्जांपल दे, जैसे क्रो है ना, क्रो का क्या होता है, क्रो का होता है क्रोबस, स्प्लेंटेंस, स्प्लेंटेंस